मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आज हम फैक्ट सिमुलेशन को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल्स को कुछ स्टडी करेंगे और उन पर लाइट का इफेक्ट देखेंगे। वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में ज़मीन के इर्द गिर्द होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि हमने फैक्ट सिमुलेशन तक जाना कैसे है। फैक्ट सिमुलेशन के लिए आपको वेबसाइट खोलनी पड़ेगी phet.colorado.edu। ये चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर लें या डायरेक्ट ये वेबसाइट लिख के इस पर पहुंच जाएं। जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएं तो आप दो तरीक़ों से किसी भी एनिमेशन को ढूंढ सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप उस एनिमेशन का नाम यहाँ पर लिख दें अगर आप उसके नाम का पता है। मतलब मैं लाइट का अगर लिखूँगा, लाइट की एनिमेशन मैं चाहता हूँ और मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास लाइट से रिलेटेड जितनी भी एनिमेशन हैं, सिमुलेशन हैं, वो सारी आ जाएंगी। उनमें मैं देखूँगा कि मेरे रिलेटेड कौन सी सिमुलेशन है और उसको मैं सिलेक्ट करके उस पर काम शुरू कर दूँगा। एक तरीका तो ये है और इसके नीचे एक्टिविटीज़ भी आएंगी काफ़ी ज़्यादा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से प्ले विद सिमुलेशंस इसको क्लिक करें। इससे ये आपको तमाम सिमुलेशंस जो है वो खोल देंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सिमुलेशन है। फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आर्ट साइंसेस है, मैथ्स है। तो हम इनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट वाइज भी खोल सकते हैं और ग्रेड वाइज भी। जैसे मैं कहता हूँ जी ग्रेड 3 की सिमुलेशन बता दें, ग्रेड 5 की सिमुलेशन बता दें, तो ये वो सिमुलेशन आ सकते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की सारी सिमुलेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। मैं ये सिमुलेशन खोलना चाहता हूँ, मॉलिक्यूल एंड लाइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा कि ये सिमुलेशन जो है उसके पेज पे चला जाएगा और मुझे कहेगा कि डाउनलोड करें या आप ऑनलाइन ओपन कर लें। ठीक है जी, मैं डाउनलोड नहीं करता, मैं इसको ऑनलाइन ओपन कर लेता हूँ। आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पीसी पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारे पास फैक्ट सिमुलेशन का इंटरफेस जो है वो खुल चुका है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो आपके एटम यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये जो हमारे पास दो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास तीन एटम वाले मॉलिक्यूल्स भी है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है। वाटर वेपर्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तकरीबन 4% के करीब वाटर वेपर्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है और ओजोन तो है ही है। तो इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल जो ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हैं, ये वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। बल्कि इसको लाइट की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि रेडिएशन सोर्स है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोवेव रेडिएशन भी देगा, ये इंफ्रारेड भी देगा, ये विजिबल भी देगा, अल्ट्रावायलेट भी देगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइट जो है रेडिएशन स्पेक्ट्रम वो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम निकाला हुआ है। ठीक है जी, ये जो स्पेक्ट्रम है ये मुख्तलिफ, ये आपके पास रेडिएशन की वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे ये राइट साइड पर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ छोटी हो जाती है। अब वेवलेंथ का हमें पता है कि ये रिवर्सल है फ्रीक्वेंसी का, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम होगी और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ऊपर वेवलेंथ जो है वो 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर और फिर नैनोमीटर्स में चली गई। तो क्या हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, पर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी का नीचे जो है फ्रीक्वेंसी की बार है, ये तो 10⁻⁷, 10⁻⁹ बढ़ गई, 10⁻11 और बढ़ गई, 10⁻12 करते करते ये 10⁻27 तक गई। ठीक है जी। अच्छा, अब जो जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्पेक्ट्रम की, तो एनर्जी भी बढ़ेगी। देखें 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10⁻⁻5, 10⁻⁻3, अब बढ़ रही है 10⁻⁻2 1, 10,
100, 10⁵, 10⁵ एंड 10⁵12। तो इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ती है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ती है जबकि वेवलेंथ कम होती है। एनर्जी क्यों फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ती है? अगर आप सिंपल रिलेशन देखें, E = hv। ई क्या है? आपके रेडिएशन के पैकेट की एनर्जी है, एनर्जी पैकेट है, इक्वल टू ये प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास, और ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है उसकी, साइकिल्स पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है। तो अगर ई बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, या वैसे वर्षा मैं कहता हूँ अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी किसी भी रेडिएशन की तो उसमें जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। किसी भी रेडिएशन की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। मसलन रेडियो वेव, रेडियो वेव देखें इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, कितनी होती है? 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब है कि एक जो साइकिल होता है वो 10 मीटर का होता है रेडियो वेव का। अब 10 मीटर छोटी सी बिल्डिंग से लेके, बल्कि इससे भी आगे, इससे भी बढ़ जाता है, और ह्यूमंस के साइज़ का रेडियो वेव जो है वो एक साइकिल लेती है 10 मीटर का। अच्छा जी, फिर आप आगे आ जाए, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव किस लेवल की होती हैं, किस साइज़ की होती हैं? एक छोटे से कीड़े की साइज़ की होती है, जैसे शहद की मक्खी होगी आपके पास हनी बी होगी, या सिंपल फ्लाइज जो होती हैं वो, तो उसके बराबर की एक जो साइकिल होता है वो होता है माइक्रोवेव का। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आगे, उससे भी छोटा माइक्रोवेव का जो दूसरा पहलू है वो ये कि उससे भी छोटी माइक्रोवेव, और वो है 0.3 मिलीमीटर। यानी अगर जो रेत है उसके एक ज़र्रे के मुताबिक, रेत के ज़र्रे के मुताबिक, ठीक है ना, वो आपके, या आप कह लें मकई का छोटा दाना भी, बहुत छोटा दाना, तो उतनी ही आपके पास आ जाती है। ठीक है जी। फिर इंफ्रारेड जो है वो उससे भी छोटी होगी, वो आपके बॉडी के सेल के बराबर होती है। तो ये किस में होती है? नैनोमीटर्स में, 780 नैनोमीटर्स। ठीक है जी। उसके बाद फिर आती है विजिबल लाइट, जो लाइट हमें नज़र आती है, इसका एक जो वेवलेंथ होती है, एक साइकिल पता कितने बराबर होता है? एक छोटे से अमीबा के बराबर, जो यूनिसेलुलर, जिस तरह हमारे पास छोटे छोटे होते हैं ना, जिनको हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बराबर होती हैं। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और 10 नैनोमीटर्स के बराबर होती हैं साइज़ की, छोटी हो रही हैं अब। अच्छा जी, एक्सरेज जो हैं, जो हम एक्सरे करवाने जाते हैं, वो एटम्स के बराबर होती हैं उनकी, जो उनका एक साइकिल होता है वो एटम के बराबर होता है, जो रेडिएशन का एक साइकिल होता है। इसी तरीके से गैमा रेज जो हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है ना हमारा एटम का, उसके बराबर होती हैं, या उससे भी छोटे पार्टिकल्स के। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा होता है कि रेडियो वेव सबसे बड़ी वेव्स होती हैं जबकि गैमा रेज सबसे छोटी वेव्स होती हैं। पर एनर्जी वाइज रेडियो वेव में कम एनर्जी होती है जबकि गैमा रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उसकी वजह यह है कि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी उस जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, या फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, और वो ये कि जब भी कोई रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पर से टकराती है, जब भी कोई रेडिएशन, मसलन रेडियो वेव या इंफ्रारेड वेव या अल्ट्रावायलेट वेव, ये किसी मॉलिक्यूल से जाके टकराती है, उसमें 3 किस्म के काम हो सकते हैं। उस मॉलिक्यूल के साथ 3 किस्म के काम हो सकते हैं। क्या? कि वो या तो टूट सकता है, यानी अगर H2 है, H2O क्या? वाटर, तो क्या होगा? ये हो सकता है कि उसके जो हाइड्रोजन के दो वो है एटम है वो टूट जाएं, या एक हाइड्रोजन का एटम टूट जाए जैसे उस पर ये रेडिएशन डलेगी। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वो वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेट समझते हैं ना? बिल्कुल, ज़ोर ज़ोर से हिलना, टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेट कर सकता है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। और तीसरा ये है कि वो रोटेट कर सकता है, वो घूम सकता है। तो क्या हो सकता है? वो टूट सकता है, वो वाइब्रेट कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। चलिए जी, अब हम सिमुलेशन में आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। जब लाइट आके ज़मीन पर पड़ती है तो जब वो वापस जाती है तो वो इंफ्रारेड हो चुकी होती है। लाइट जो है, सूरज की रोशनी, वो ज़मीन पर पड़ के उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, तो इंफ्रारेड बन जाती है। यानी ज़मीन की तरफ आती ये वाली है, राइट। ठीक है जी, ये CO
ज़मीन पर होती है। ये CO2 का, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, CO का। ठीक है, अब इस पर विजिबल लाइट पड़ रही है पर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है जी, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये ज़मीन से टकराती है लाइट और जब वापस आती है ना रिफ्लेक्ट बैक होकर, तो ये इंफ्रारेड बन चुकी होती है। तो इंफ्रारेड हम डालते हैं तो अब आप देखें क्या हो रहा है। इंफ्रारेड को, जब इंफ्रारेड हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। मैंने आपको बताया था 3 काम होते हैं। क्या? नंबर 1, वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है एटम, मॉलिक्यूल टूट जाता है, पर ये टूट नहीं रहा, ये देखिए। नंबर 2, वाइब्रेट हो, ये वाइब्रेट कर रहा है, देख रहे हैं आप। और जब ये वाइब्रेट करता है तो जो एनर्जी का पैकेट आके इसको लगता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है किसी और एंगल पे, स्कैटर कर देता है, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। तो एनर्जी आके ये वो पैकेट जो है ना, वो देखें, वो पैकेट लेता है और उसको किसी और एंगल पर फेंक देता है, स्कैटर, ये देखें इसने फेंक दिया। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा था रोटेट, पर ये अभी रोटेट नहीं हो रहा, ये सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है। चलें जी, इस पर माइक्रोवेव डाल के देखिए, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। यानी ये माइक्रोवेव अगर डले इस पर रेडिएशन, तो ये रोटेट होता है और उसको भी स्कैटर करता है। अभी देखिए ये इसने स्कैटर किया, ये देखिए ये स्कैटर कर रहा है, ये स्कैटर कर रहा है। यानी वो पैकेट लेता है, घूमता है और उसको किसी और डायरेक्शन में छोड़ देता है। ठीक है, तो अब आपको जो माइक्रोवेव है वो इधर भी मिलेगा और माइक्रोवेव आपको इधर भी मिलेगा। कुछ माइक्रोवेव के जो पैकेट्स हैं वो तो सीधे जा रहे हैं, पर कुछ को ये एंगल पर स्कैटर कर रहा है। ठीक है, पर हो क्या रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इंफ्रारेड पे ये वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है जी, विजिबल लाइट पे कुछ भी नहीं कर रहा था। और अल्ट्रावायलेट पे क्या कर रहा है, देखते हैं अल्ट्रावायलेट पे कुछ करता ही। अल्ट्रावायलेट पे हमने देखा तो अल्ट्रावायलेट पे भी कुछ नहीं कर रहा। तो इसकी जो आपने प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी की और वो देखा कि लाइट के साथ CO का बिहेवियर जो है वो क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है। अगर आप इनको भी देखना चाहते हैं, सपोज हम CO2 को देखते हैं, चलो CO2 पे हम अल्ट्रावायलेट रे, इसकी रेडिएशन जो है ना, उसके सामने CO2 का एक मॉलिक्यूल रख दी है। तो CO2 में क्या है, दो हमारे पास ऑक्सीजन के जो रेड कलर के मॉलिक्यूल एटम्स हैं और एक ग्रे कलर का है जो कार्बन का एटम है। ठीक है, तो ये CO2 का और बीच में उनके बॉन्डिंग हुई हुई है। पर कुछ भी अल्ट्रावायलेट रे जब CO2 के मॉलिक्यूल पर पड़ती हैं तो कुछ नहीं होता है। अब विजिबल लाइट देखते हैं। विजिबल लाइट भी जब CO2 से टकराती है मॉलिक्यूल से तो कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, सूरज की रोशनी जब उससे पड़ती है तो सीधी निकल जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता। पर जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ के वापस आती है तो इंफ्रारेड में बदल चुकी होती है। जब इंफ्रारेड वापस आके इससे टकराती है तो ये देखें क्या करता है, क्या कर रहा है जी, ये वाइब्रेट कर रहा है मॉलिक्यूल। और जो लाइट इंफ्रारेड आ रही है उसको मुख्तलिफ एंगल्स पर स्कैटर कर रहा है, मुख्तलिफ एंगलों पर भेज रहा है। ठीक है, इस एंगल पे भेज रहा है, इस एंगल पे भेज रहा है, स्कैटर कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्कैटरिंग करवाई वाइब्रेट करके। अच्छा, अगर माइक्रोवेव देखें हम, तो माइक्रोवेव में क्या करता है, माइक्रोवेव में ये कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं लेता हूँ ओजोन को, क्योंकि ओजोन में एक स्पेशल और प्रॉपर्टी है जो हमने एक तीसरी चीज़ पढ़ी थी और वो थी डिसएसोसिएट, यानी टूट जाता है मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं कि ओजोन क्या करता है। ये देखिए जी, ओजोन जो है उसको जब मैंने माइक्रोवेव में रखा तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओजोन क्या है, O3। 3 ऑक्सीजन के एटम है, एक में सिंगल बॉन्ड है और दो में डबल बॉन्ड है, आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने माइक्रोवेव में रखा तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मैं इंफ्रारेड में लाता हूँ इसको, इंफ्रारेड की एनर्जी बढ़ी है ना, कैसे, मैंने आपको अभी दिखाया था कि हम जैसे जैसे इस तरफ को जाएंगे जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी बढ़ेगी। ये लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम, रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो जैसे जैसे हम इस तरफ को जाएंगे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पर एनर्जी कम होगी। यहाँ पर वेवलेंथ बहुत बड़ी है, देखिए वेवलेंथ बड़ी है, पर एनर्जी यहाँ पर कम है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी फ्रिक्वेंसी से बढ़ती है। अच्छा, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा रेडियो का स्पेक्ट्रम था। ठीक है, अगर रेडियो की वेवलेंथ आपने देखनी है तो देखें वो 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻8
ठीक है जी, आपके पास ये इनकी फ्रिक्वेंसी आ रही है, ये हर्ट्स में 10 और नीचे आपके पास वेवलेंथ आ रही है। ठीक, वो आपके पास 10⁻⁴ मीटर, 10⁻²मीटर, 1 मीटर, ये इस तरीके से रेडियो वेव जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरीके से फिर आप इस तरफ आए माइक्रोवेव। अब ना रेडियो वेव हमें नज़र आती है, ये रेडिएशन हमें नज़र नहीं आती, माइक्रोवेव भी नहीं नज़र आती, इंफ्रारेड नहीं नज़र आती। ठीक है जी, इंफ्रारेड जो है, माइक्रोवेव घरों में हम ओवन यूज़ करते हैं, हमें कभी ओवन के अंदर नज़र नहीं आता कि वहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। रेडियो हम सुनते हैं, रेडियो की जो नशरियात है वो हम ज़रूर सुनते हैं, पर हमें रेडियो वेव्स कभी नज़र नहीं आती। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बड़ा आसान है, रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में जो आपके सिग्नल जाता है टीवी की तरफ, इंफ्रारेड होता है, पर वो भी हमें नज़र नहीं आता। विजिबल लाइट हमें नज़र आती है, ये इतना सब स्पेक्ट्रम है, ये वो सारी रोशनी है जो हम देख सकते हैं। तो वो सिर्फ इतना सा स्पेक्ट्रम है और उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। फिर अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है जी, अल्ट्रा वायलेट भी सूरज से काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है हमारे पास, और अगर ये सीधी हमारी स्किन पर आए, बीच में ओजोन की लेयर ना हो, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ये ख़तरनाक होती है हमारी बॉडी में। एक्सरेज, आप एक्सरे करवाते हैं और आप देखते हैं कि वो भी आपको नज़र नहीं आती, पर ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसी तरह गैमा रेज जो है, ये भी मुख्तलिफ स्टार्स से, सितारों से हमारी तरफ आ रही होती है, ये हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है। ठीक है जी, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने ये देखा था कि इस पर माइक्रोवेव पे ये क्या करता है, रोटेट करता है ओजोन का O3 जो है मॉलिक्यूल। इंफ्रारेड पे ये वाइब्रेट करता है। अब मैं विजिबल लाइट देखता हूँ, इस पर कुछ होना चाहिए विजिबल लाइट पे, विजिबल लाइट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये विजिबल लाइट पर स्कैटर करता तो आपके ख्याल में क्या होता? सूरज की जितनी रोशनी हमारे पास आती है ना, वो हम ज़मीन पर ना आती फिर। क्यों? क्योंकि इसने वाइब्रेट करना था या रोटेट करना था, तो वो रोशनी लग कर ओजोन पर जब आती तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती मुख्तलिफ सिमत में, तो ज़मीन पर बिल्कुल ही कम रोशनी होती, ज़मीन पर बिल्कुल कम रोशनी होती। क्यों? क्योंकि रोशनी आती इस तरफ को चली जाती, रोशनी आती इस तरफ को, ज़मीन तो इस तरफ है ना, यहाँ पर ज़मीन है ना, तो इसलिए ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता भी हूँ कि ये मैं क्यों इस पर बताऊँ। अगर आप अज्यूम करें कि यहाँ पर ज़मीन है, तो जब यहाँ से रोशनी आती इस तरह, और अगर ये उसको स्कैटर करती विजिबल लाइट को, तो रोशनी जो है वो इस तरफ को चली जाती, रोशनी इस तरफ को चली जाती, रोशनी इस तरफ को चली जाती। तो यहाँ पर जो रोशनी आती है वो बहुत कम होती, बहुत ही कम होती। तो यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा होता है। इसलिए अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, इन सब में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो विजिबल लाइट पर जो है वो रोटेट करे, ना वो रोटेट करता है विजिबल लाइट पर, ना वो वाइब्रेट करता है, और ना वो डिसएसोसिएट होता है। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर ये एटम जो कि ज़मीन के बीच में है, ये ज़मीन है ना अगर, तो यहाँ पर ये जो हमारे ऊपर तय है गैसेस की, ये सारी गैसेस हैं, ये ज़मीन है। ये मैंने आधी ज़मीन बनाई है, मैं आपको समझने के लिए पूरी बना देता हूँ, ये ज़मीन है। अब यहाँ पर ये सारी गैसेस जो है इन्होंने ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसे किया हुआ, तो अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी गैस होती जो कि स्कैटर कर देती विजिबल लाइट को, सूरज की रोशनी को, उसमें जो विजिबल पार्ट है उसको स्कैटर करती, तो क्या होता कि सूरज की रोशनी उनसे लग के इधर 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 चली जाती और ज़मीन की तरफ बहुत कम आती। ठीक है ना, वो आती और यहाँ से इधर चली जाती लग के, यहाँ से इधर चली जाती, यहाँ से इधर चली जाती, यहाँ से इधर चली जाती, पर वो ज़मीन की तरफ बहुत कम जाती। तो इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और रोशनी बिल्कुल ना आती। तो इसलिए ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि ये विजिबल लाइट जो है उस पर ना तो रोटेट करते हैं, ना वाइब्रेट करते हैं, और ना ही ये टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं। हाँ, बाकी सब जो रेडिएशन है उन पर ये ज़रूर काम करते हैं। तो अगर वो रेडिएशन ज़्यादा होती हैं तो उससे हमारी ओजोन को ख़तरा पड़ता है, और ये जो हमारी ग्रीन जो हाउस गैसेस हैं, इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं।
ये सारी जो है, इसका एक मेरा सेपरेट लेक्चर है, उसमें आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। मैं तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो अगर बाकी जितनी ये माइक्रोवेव ज़्यादा होती हैं, इंफ्रारेड ज़्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट ज़्यादा होती हैं, तो ये उनको रोटेट भी होंगी, वाइब्रेट भी होंगे, डिसोसिएट भी होंगी, तो उनसे डैमेज होती हैं। पर लाइट से ये बिल्कुल डैमेज नहीं होती। ठीक है जी। और अब अल्ट्रावायलेट में देखते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, ये देखें, ये आपने देखा क्या हुआ, मैं दोबारा दिखाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। आपने देखा क्या हुआ, हुआ ये कि आपके पास ओजोन जो है वो O3 होती है, तो उसमें एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो एक तरफ डबल बॉन्ड था और एक तरफ सिंगल बॉन्ड था। तो जैसे ही आके गैमा रेज जो हैं, गैमा रेज उस पर पड़ी, ठीक है जी, और गैमा रेज थी कि अल्ट्रावायलेट थी, सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा खैर, अब आप यहाँ से देखें, मैं इसको स्टिल कर देता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये अल्ट्रावायलेट रेज है। अब जब मैं इन पर इसको बम्बार्ड करूँगा, ये इस पर लगेंगी, आपने गौर से देखना है कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपके ख्याल में, कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, चलो देखते हैं। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड टूटा ना, दोबारा देखते हैं, सिंगल बॉन्ड टूटा, फिर देखते हैं, सिंगल बॉन्ड टूटा, फिर देखते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो कम वीक होता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन का एटम है वो इससे डिसएसोसिएट हो जाएगा। तो ये जो हमने बात की थी ना कि ये टूट भी जाते हैं एटम, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने ओजोन की, ये इसका मतलब ये है कि ओजोन जो है उसको सबसे ज़्यादा खतरा अल्ट्रावायलेट से है। अगर अल्ट्रावायलेट ज़्यादा आ रही हैं सूरज की तरफ से, तो वो ओजोन को ऑक्सीजन में बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है वो O2 बन गया था और दूसरा जो है वो O अलग रह गया था, तो वो O2 एक्चुअली ऑक्सीजन बन गई। तो ओजोन जो है वो हमें बचा रही है इन अल्ट्रावायलेट से, और ये ओजोन को O3 से O2 में कन्वर्ट करता जा रहा है।